क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े ब्रिजेस, महंगी मशीन्स, ऊंची ऊंची चिमनीज या एक हैवी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कभी कभी अचानक फेल क्यों हो जाता है? पता चलता है पुल टूट गया जी, मशीन की ईटीसी आर्म खुल गई जी, कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ टूट गया जी, पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई जी। हमें अक्सर लगता है कि शायद डिजाइन में कोई बड़ी गलती होगी, इंजीनियर्स ने कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी या फिर मटीरियल खराब क्वालिटी का होगा, काम नहीं करते लोग सही ढंग से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बहुत बार, बल्कि ज्यादातर केसेस में, इसकी वजह एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला बोल्ट होता है, या बोल्ट, मिनी बोल्ट और मे बी बड़ा बोल्ट। ये सिनेरियो कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये इंडस्ट्री की डेली रियलिटी है। एक गलत बोल्ट का सिलेक्शन या एक सही बोल्ट को गलत तरीके से लगाना पूरी असेंबली या स्ट्रक्चर को डेंजर जोन में डाल देता है। शॉप फ्लोर पर नए इंजीनियर्स के लिए ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, कौन से बोल्ट को क्या कहते हैं, इसका क्या काम है, कहाँ लगाना है और आखिर कितना टाइट करना है। कुछ बोल्ट तो देखने से लगते ही नहीं कि ये बोल्ट हैं, लगता है यार कोई और ही चीज है ये तो आज की इस मास्टर क्लास में हम इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। हम बात करेंगे मैकेनिकल इंडस्ट्री के टॉप 10 बोल्ट्स के बारे में, जो हर मशीन, हर स्ट्रक्चर और हर फिक्सचर्स की जान होते हैं, लिटरली। अगर आप फ्यूचर में सीएनसी प्रोग्रामिंग, फिक्सचर डिजाइन या फिर इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस में अपना करियर देख रहे हैं, तो ये फंडामेंटल नॉलेज आपके लिए बहुत जरूरी है। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, शुरू करने से पहले हमें अपने दिमाग से एक बात निकालनी ही पड़ेगी कि बोल्ट सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं है जो सिर्फ दो चीजों को जोड़ता है तो बस यही, लेकिन एग्जैक्टली इंजीनियरिंग टर्म में ऐसा है नहीं ना। इंजीनियरिंग की नजर से देखें तो बोल्ट एक स्प्रिंग है, बेसिकली एक बहुत ही तगड़ा स्प्रिंग। जब हम किसी नट और बोल्ट को टाइटन करते हैं तो असल में हम उस बोल्ट को खींच रहे होते हैं। ये स्ट्रेचिंग बोल्ट के अंदर एक टेंशन क्रिएट कर देती है, जिसे हम प्रीलोड या फिर क्लैंपिंग फोर्स कहते हैं। सोचिए जैसे आप एक रबर बैंड को खींच के दो चीजों को बांधते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही है कुछ। बोल्ट स्ट्रेच होकर दो प्लेट्स को आपस में दबाता है। ये क्लैंपिंग फोर्स ही वो जादू है जो मशीन पार्ट्स को एक साथ रखती है, चाहे कितनी भी वाइब्रेशन क्यों ना हो। अब जब हम बोल्ट की थोड़ी बहुत साइंस समझ चुके हैं तो चलिए इंडस्ट्री के 10 मोस्टली यूज बोल्ट्स के बारे में बात करते हैं, जिसके ऊपर आज ये वीडियो बनाई गई है। नंबर 1 पे आता है हेक्स बोल्ट, यानी इंडस्ट्री का राजा। मैकेनिकल इंडस्ट्री में अगर कोई बोल्ट सबसे ज्यादा दिखता है तो वो है हेक्स बोल्ट। इसका नाम इसके हेड के शेप से आया है, जो हेक्सागन यानी कि 6 साइड वाला होता है। ये फास्टनर इंडस्ट्री का घोड़ा है, बेसिकली सबसे रिलायबल और सबसे कॉमन। हेक्स बोल्ट का डिजाइन सिंप्लिसिटी और स्ट्रेंथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इसका 6 साइडेड हेड हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी एंगल से रेंच लगा सके। जब हम स्पैनर से फोर्स लगाते हैं तो हेक्स हेड के कॉर्नर पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो हमें हैवी टॉर्क अप्लाई करने की आजादी देता है। थोड़ा सा टैकी हो गया, मैकी हो गया, कोई बात नहीं। सिंपली समझो कि हेक्स बोल्ट जो है उसके साइड जो है वो 6 होती हैं और उससे हमें टाइट करने में आसानी होती है। ये बोल्ट टिपिकली पार्शियली थ्रेडेड और फुल्ली थ्रेडेड दोनों वर्जन में आते हैं। पार्शियली थ्रेडेड हेक्स बोल्ट में हेड के नीचे का हिस्सा प्लेन शैंक होता है। हेक्स बोल्ट की बड़ी खासियत है उनका बड़ा बेयरिंग एरिया। हेड के नीचे का फ्लैट सरफेस काफी चौड़ा होता है, जो क्लैंपिंग फोर्स को बड़े एरिया में फैला देता है। ये फीचर तब बहुत काम आता है जब आप सॉफ्ट मटेरियल्स को जोड़ रहे हो, ताकि बोल्ट मटेरियल के अंदर घुस ना जाए। बड़ा एरिया है तो प्रॉपर्ली चिपका रहेगा। ये बोल्ट हर जगह पाया जाता है, बड़े ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन से लेकर हैवी मशीनरी की असेंबली तक। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्टील आई बीम्स को जोड़ने के लिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इंजन माउंटिंग, गियर बॉक्स हाउसिंग और सस्पेंशन आर्म्स को फिक्स करने के लिए, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में जहां भी दो भारी कास्टिंग को जोड़ना हो वहां पे हेक्स बोल्ट ही यूज होता है, क्योंकि इसे टाइट करने के लिए हम बड़े से बड़ा स्पैनर और पाइप लगाकर टॉर्क दे सकते हैं बिना स्लिप हुए। बहुत यूज होता है हर जगह और आपने भी घरों में देखा ही होगा। नंबर 2 पे आता है एलन बोल्ट, जिसे सॉकेट हेड कैप स्क्रू भी बोलते हैं। ये है हेक्स बोल्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। करा बहुत हो गया तेरा टाइम, अब मेरा टाइम। मॉडर्न मशीनरी, स्पेशली सीएनसी और वीएमसी मशीन्स में ये बोल्ट हेक्स बोल्ट से भी ज्यादा यूज होता है। एलन बोल्ट का सबसे बड़ा जादू इसके हेड डिजाइन में है। इसका हेड सिलेंड्रिकल होता है और उसके अंदर एक हेक्सागोनल होल बना होता है, जिससे हम एलन की डालकर उसे टाइट करते हैं। क्योंकि इसमें टूल बोल्ट के अंदर जाता है, हमें बोल्ट के आसपास स्पैनर घुमाने के लिए जगह की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि हम एलन बोल्ट को एक दूसरे के बहुत पास लगा सकते हैं। ये कॉम्पैक्ट डिजाइन स्पेस बचाता है और मशीन को छोटा और नीट बनाता है। सीएनसी मशीन में तो लगते ही है यार, मैंने यही देखे हैं जगह जगह लगे हुए। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसकी स्ट्रेंथ भी है। ज्यादातर एलन बोल्ट हाई ग्रेड स्टील से बनाए जाते हैं, जो स्टैंडर्ड हेक्स बोल्ट से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका सिलेंड्रिकल हेड जो होता है वो अक्सर मशीन पार्ट के अंदर काउंटर बोर के अंदर घुस जाता है और वहां पे जाके छुप जाता है, जिससे सरफेस बिल्कुल फ्लैट रहती है और दिखने में अच्छा लगता है काफी। इसलिए टूल होल्डर्स, डाइस, इंजेक्शन मोल्ड और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में जहां हाई क्लैंपिंग फोर्स चाहिए लेकिन जगह कम है, वहां पे सिर्फ एलन बोल्ट ही काम करता है। रोबोटिक में भी जॉइंट को असेंबल करने के लिए इनका यूज होता है, क्योंकि ये हैवी लोड उठा सकते हैं बिना ज्यादा जगह घेरे। एलन बोल्ट की लिमिटेशन ये है कि इसका इंटरनल हेक्स सॉकेट गंदगी से जल्दी भर जाता है। अगर आप किसी ऐसी जगह उसे यूज कर रहे हैं जहां पे बहुत धूल मिलती है, बहुत मिट्टी होती है या फिर मेटल चिप्स उड़ रहे हैं, तो सॉकेट ब्लॉक हो जाएगा और एलन की घुस
घुसती नहीं अंदर, फिर ऐसे में मेंटेनेंस करना काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरा, एलन की पतली होती है। अगर बोल्ट बहुत पुराना हो गया है और जैम हो गया है तो ज्यादा जोर लगाने पर एलन की या बोल्ट का सॉकेट स्लिप हो सकता है। और भाई साहब, एक बार सॉकेट राउंड हो गया ना तो उस बोल्ट को निकालना एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है। लिटरली अक्सर उसे ड्रिल ही करना पड़ता है, पर नहीं तो निकलता नहीं हो। ये बड़ा पंगा यार, ये स्पेसिफिकली बहुत पंगा है। मैंने ही बड़े बोल्ट राउंड करे, फिर मार मार के पंच खोला है। नंबर 3 पे आता है कैरेज बोल्ट। अब जो कैरेज बोल्ट है ना, बहुत ही यूनिक दिखने वाला फास्टनर है। इसका हेड ऊपर से बिल्कुल गोल और चिकना होता है, एकदम जैसे मशरूम होता है ना एक, लेकिन इस हेड के जस्ट नीचे एक स्क्वायर सेक्शन होता है और उसके बाद थ्रेडेड शैंक शुरू होती है। इसका नाम पुराने जमाने की कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी से आया है। मुझे नहीं पता मतलब इसको वहां का नाम क्यों दिया है ना, मतलब मिलता जुलता तो है नहीं वैसे। तो जब हम इस बोल्ट को लकड़ी या मेटल के स्क्वायर होल में डालते हैं तो वो स्क्वायर नेक उस होल में फंस जाती है। इसका फायदा ये होता है कि जब आप दूसरी तरफ से नट टाइट करते हैं तो बोल्ट घूमता नहीं। आपको बोल्ट को पकड़ने के लिए किसी रेंच की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक तरफ से नट टाइट करना होता है आपको। इसकी सबसे बड़ी खासियत है सिक्योरिटी, क्योंकि बाहर की तरफ से हेड बिल्कुल स्मूथ और गोल होता है। कोई भी इंसान बाहर से इस बोल्ट को खोल ही नहीं सकता। वहां ना रेंच लगेगा, ना एलन की लगेगा, ना कुछ और लगेगा। अगर इसकी यूज की बात करें तो सबसे ज्यादा यूज होता है वुड वर्किंग में। फर्नीचर, पार्क बेंचेस और वुडन डेक्स वगैरह बनाने में कैरेज बोल्ट यूज होते हैं, क्योंकि ये लकड़ी में अच्छे से लॉक हो जाते हैं और फिनिश बहुत क्लीन दिखती है। हालांकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी ट्रक्स वगैरह की बॉडी और बम्पर्स वगैरह में इनका यूज होता है, जहां पे उन्हें स्मूथ फिनिशिंग चाहिए, ऊपर कुछ भी होल नहीं दिखना चाहिए, वहां पे यूज होता है। लेकिन कैरेज बोल्ट को कभी भी प्रिसीशन मेटल टू मेटल जॉइंट में यूज नहीं करना चाहिए जहां पे होल राउंड हो। अगर होल स्क्वायर नहीं होगा तो बोल्ट घूमेगा और आप उसे टाइट नहीं कर पाएंगे। मेटल में स्क्वायर होल बनाना भी मुश्किल होता है बहुत ज्यादा, और वो महंगा भी पड़ता है, इसलिए जनरल मशीनिंग में इसका यूज बहुत कम होता है। वुडन में ज्यादा दिखता है और कहीं कहीं स्पेशल चीजों में इसका यूज आप देख सकते हैं। अब नंबर 4 पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरी तरह सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, हम बेसिकली है तो सारे मशीनिस्ट ही, या फिर कोई मशीनिस्ट बनना चाहता है, अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो सीएनसी के फंडामेंटल्स को सीखने के लिए मैं आपके लिए एक सीएनसी का बेस्ट ऑनलाइन कोर्स लेके आया हूं। ये कोर्स सीएनसी टर्निंग मशीन का कोर्स है, जो आपको मेरी वेबसाइट macaveda.com पे मिल जाएगा। और अब तो हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी आ गई है, मैकवेदा सीएनसी क्लासेस के नाम से। आप वो डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी कोर्स एक्सेस कर सकते हो और फ्री की क्लासेस भी ले सकते हो। ये एक ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी टर्निंग को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है। इसके लिए टाइम का कोई झंझट नहीं, आप कभी भी कहीं भी बैठे बैठे अपने फोन से अटेंड कर सकते हैं। तो अभी मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स चेकआउट जरूर करें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी मैकवेदा सीएनसी क्लासेस की एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। आईओएस की ऐप में जल्दी ले आऊंगा, उनको वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक अगेन। नंबर 4 पे आता है आई बोल्ट। तो शॉप फ्लोर पर जब किसी भारी मोटर, डाई या फिर मोल्ड को उठाना होता है तो हम रस्सी या फिर चेन कहां बांधें? हम यूज करते हैं आई बोल्ट का। जैसा नाम वैसा काम है इसका। इसके हेड की जगह एक लूप या फिर आंख बनी होती है। ये बोल्ट फास्टिंग से ज्यादा लिफ्टिंग के लिए डिजाइन किया गया है। टाइट नहीं करना इससे किसी चीज को, बस उठाने के लिए बनाया गया है। इसे इंडस्ट्रीज में बहुत यूज होता है, स्पेसिफिकली सीएनसी इंडस्ट्री में। आई बोल्ट का शैंक किसी मशीन पार्ट में टाइट कर दिया जाता है और ऊपर बचा हुआ जो लूप लिफ्टिंग हुक लगाने के काम आता है। ये बोल्ट 2 तरह के होते हैं, प्लेन पैटर्न एंड शोल्डर पैटर्न। प्लेन पैटर्न में लूप सीधा शैंक से जुड़ा होता है, जबकि शोल्डर पैटर्न में लूप के नीचे एक चौड़ा कॉलर होता है जो सरफेस पर टिक जाता है। ये शोल्डर बहुत जरूरी है। फिजिक्स के हिसाब से जब हम किसी चीज को उठाते हैं तो थ्रेड पर बहुत सारा स्ट्रेस आता है। अगर लोड थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए तो प्लेन आई बोल्ट बैंड हो सकता है या टूट सकता है। शोल्डर वाला बोल्ट सरफेस पर टिक कर थोड़ी सी सपोर्ट देता है और बेंडिंग को रोकता है। इसका मेन यूज रिगिंग और लिफ्टिंग में है। हैवी मशीनरी, हैवी इलेक्ट्रिक मोटर्स, गियर बॉक्सेस और बड़ी डाइस के ऊपर आपको हमेशा टैप्ड होल मिलेंगे जहां आई बोल्ट लगाए जाते हैं क्रेन से उन्हें उठाने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी टूटा हुआ, घिसा हुआ या फिर वेल्डिंग किया हुआ आई बोल्ट यूज ना करें, क्योंकि लिफ्टिंग में सेफ्टी मार्जिन बहुत क्रिटिकल होता है। छोटे आई बोल्ट को हैवी लोड्स के लिए भी कभी यूज ना करें, तो टेक केयर ऑफ दिस। नंबर 5 पे आता है यू बोल्ट। यू बोल्ट दिखने में इंग्लिश लेटर यू जैसा होता है, सीधी सी बात, ABCDFG सारे बोल्ट बना, जिसके दोनों किनारों पर थ्रेड होते हैं। ये बोल्ट क्लैंप करने के लिए बना है, जोड़ने के लिए नहीं। तो इससे चीजें क्लैंप होती हैं, बताता हूँ कैसे होती है। ये किसी सिलेंड्रिकल चीज को किसी फ्लैट सरफेस या फिर बीम के साथ पकड़ कर रखने के लिए डिजाइन किया गया। इसका कर्व हिस्सा पाइप को घेर लेता है और दोनों लेग्स किसी प्लेट के थ्रू निकलती हैं जहां नट लगाए जाते हैं। जब हम नट को टाइट करते हैं तो यू पाइप को खींच कर स्ट्रक्चर के साथ दबा देता है। इसकी शेप लोड को पाइप के सर्कमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे पाइप क्रश नहीं होता। ये राउंड, स्क्वायर और सेमी राउंड शेप्स में भी आते हैं और अलग अलग प्रोफाइल को फिट करने के लिए अलग अलग प्रोफाइल बना दी जाती है। इसकी नाम इसका यू ही रहता है। पर
इसका सबसे बड़ा यूज आप देखोगे प्लम्बिंग और पाइपिंग इंडस्ट्री में, पाइप्स को वॉल्स, सीलिंग्स या फिर रैक्स से लटकाने के लिए। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ट्रक्स और बसेस के लीव स्प्रिंग्स को एक्सेल के साथ जोड़ने के लिए भी हैवी ड्यूटी यू बोल्ट्स का यूज होता है। लेकिन ध्यान रहे, यू बोल्ट को कभी भी प्रिसीजन अलाइनमेंट के लिए यूज नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ पकड़ बनाता है, एक्यूरेट पोजीशनिंग नहीं देता। जहां पे ये बैठ गया वहीं पकड़ लेगा, चाहे टेढ़ा हो पाइप या चाहे सीधा हो। अगर पाइप का मटेरियल बहुत सॉफ्ट है और आपने मेटल यू बोल्ट यूज कर लिया तो वाइब्रेशन से यू बोल्ट पाइप को काट भी सकता है या फिर क्रश भी कर सकता है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है। नंबर 6 पे आता है जे बोल्ट। यार कोई लेटर छोड़ा भी है इंग्लिश, कोई थोड़ी देर में एल बोल्ट ना आ जाए। तो जे बोल्ट का शेप लेटर जे जैसा होता है। एक तरफ थ्रेड होता है, दूसरी तरफ एक हुक। ये मेनली कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में यूज होता है, खासकर कंक्रीट के साथ। थोड़ा सा अलग है इसका जो प्रिंसिपल, ध्यान से सुन। तो जे बोल्ट का हुक वाला हिस्सा गीले कंक्रीट में डाल दिया जाता है। जब कंक्रीट सूख जाता है और जैम होकर पत्थर बन जाता है तो वो हुक कंक्रीट के अंदर मैकेनिकली लॉक हो जाती है। अब आप चाहे कितना भी जोर लगाएं, वो हुक बोल्ट को बाहर निकलने ही नहीं देगी। नई फैक्ट्री बनाते वक्त जमीन में जो हैवी मशीन्स के लिए फाउंडेशन बनाया जाता है, वहां जे बोल्ट यूज होते हैं। मशीन के बेस को जमीन से जोड़ने के लिए ये काफी जरूरी है ताकि मशीन्स की वाइब्रेशन कम की जा सके। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स के पोल्स, मोबाइल टावर्स एंड इवन स्टील कॉलम्स को कंक्रीट बेस पर खड़ा करने के लिए भी जे बोल्ट ही सबसे पहले लगाए जाते हैं। हालांकि छत वगैरह में भी आप देखोगे आपके पंखे लटकाने के लिए भी पहले जे बोल्ट ही यूज होते थे, जिन्हें हुक बोल्ट भी कहते हैं। पर दिक्कत यह है कि अगर कंक्रीट एक बार जैम हो गया ना तो आप जे बोल्ट उसके बाद लगा नहीं सकते। इसलिए ये रेट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है। इसकी लोड कैपेसिटी भी सिर्फ वर्टिकल पुल के लिए अच्छी होती है। अगर इस पे साइड से ज्यादा लोड लगाया जाए तो ये कंक्रीट को क्रैक कर सकता है और बाहर भी निकल सकता है। नंबर 7 पे आते हैं एंकर बोल्ट। ये निकलते बाहर, अभी बताऊंगा क्यों निकलते। जब कंक्रीट ऑलरेडी बन चुका है और हमें उस पर मशीन लगानी हो तब क्या करें? तब जे बोल्ट काम नहीं आता। वहां हीरो बनकर आता है वेज एंकर या फिर एक्सपेंशन बोल्ट, जिन्हें एंकर बोल्ट ही बोलते हैं। ये फास्टनर कंक्रीट के अंदर जाके एक्सपैंड होते हैं और फ्रिक्शन से उसे पकड़ लेते हैं। अभी बताता हूँ कैसे। इसके एंड पर एक छोटा सा क्लिप या फिर स्लीव होता है जो बोल्ट के टेपर्ड सेक्शन पर चढ़ा होता है। हम कंक्रीट में ड्रिल करते हैं, बोल्ट को अंदर ठोकते हैं और फिर नट को टाइट करते हैं। जैसे ही नट टाइट होता है वो बोल्ट को ऊपर खींचता है। बोल्ट का टेपर्ड हिस्सा क्लिप को बाहर की तरफ धकेलता है, जिससे क्लिप कंक्रीट की दीवारों में बुरी तरह फंस जाता है। जितना आप खींचोगे उतना ही ज्यादा टाइट होता रहेगा। ये मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग पावर देता है सॉलिड कंक्रीट में। इवन मैंने घर पे लटकने के लिए जो अपनी बार लगाई है ना, वहां भी यही लगाया बोल्ट। हालांकि मुझे लटकने की जरूरत नहीं है, वैसे मेरी हाइट काफी। ये हैवी मशीनरी इंस्टॉलेशन और एग्जिस्टिंग शॉप फ्लोर्स, रैकिंग सिस्टम इन वेयरहाउस, स्ट्रक्चर, स्टील रेट्रोफिटिंग और हैवी रेलिंग्स लगाने के लिए भी काफी यूज होता है। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन बहुत फास्ट होती है क्योंकि आपको कंक्रीट तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ड्रिल करो और बोल्ट ठोक दो। लेकिन एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, वेज एंकर सिर्फ सॉलिड कंक्रीट के लिए है। इसे कभी भी ईंट की दीवार या फिर होलो ब्लॉक्स या फिर वीक मोर्टार जॉइंट में यूज ना करें। ईंटें और ब्लॉक्स पोरस होते हैं और कमजोर होते हैं। जैसे ही वेज एक्सपैंड होगा वो ईंट को तोड़ देगा या फिर क्रैक कर देगा, या फिर हो सकता है बाद में जैसे आप बाहर पे लटको तभी वो टूट जाए। तो हमेशा इसे कंक्रीट में ही यूज करना है। नंबर 8 पे आते हैं टी हेड बोल्ट। मैंने बताया ना पूरी एबीसीडी कवर करेंगे। अगर आप कोई भी सीएनसी मशीन सीख रहे हैं तो टी हेड बोल्ट आपका सबसे करीबी दोस्त बनने वाला है। इसका हेड इंग्लिश लेटर टी जैसा होता है और ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। वीएमसी मिलिंग मशीन्स और ड्रिल प्रेस की टेबल्स पर टी स्लॉट कटे होते हैं। टी बोल्ट को इस तरह डिजाइन किया गया होता है कि इसका हेड सीधा इन स्लॉट के अंदर चला जाता है और फिर 90 डिग्री घुमाने पर ये स्लॉट के शोल्डर में लॉक हो जाता है, या फिर इसे साइड से स्लाइड करके भी लगाया जा सकता है। कुछ टी स्लॉट इस तरह से बनाए जाते हैं। ये मैकेनिज्म हमें अलाउ करता है कि हम टेबल पर कहीं भी क्लैंप लगा सके बिना नए होल ड्रिल किए। ये मॉड्यूलर फिक्सिंग का बेस है। टी बोल्ट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से बने होते हैं और ऑफ्टन ब्लैक ऑक्साइड कोटेड होते हैं ताकि कूलेंट से जंग ना लग सके। ये सिर्फ और सिर्फ मशीन टूल टेबल्स पर वर्क होल्डिंग के लिए यूज होते हैं और कहीं मैंने अभी तक इसे देखा नहीं। जैसे वाइसेस, क्लैंप्स, जिग्स और फिक्सचर्स को मशीन बेड पर टाइट करने के लिए। इन्हें स्टैंडर्ड फास्टनिंग के लिए यूज नहीं किया जाता, सिर्फ क्लैंपिंग के लिए यूज किया जाता। नंबर 9 पे आता है स्टड बोल्ट। ये तो जान है भाई सीएनसी, इतने का स्टड ले आओ, उतने का स्टड ले आओ। स्टड बोल्ट असल में बोल्ट जैसा दिखता ही नहीं है वैसे तो। ये एक थ्रेडेड रॉड है जो पूरी लेंथ पर थ्रेडेड होती है या फिर सिर्फ एंड पर थ्रेड कटे होते हैं बिना किसी हेड के। इसे दोनों तरफ नट लगाकर यूज किया जाता है। स्टड बोल्ट वहां यूज होता है जहां पे असेंबली को बार बार खोलना और बंद करना पड़ता है, जैसे पाइपलाइंस के फ्लैंजेस हो गए। अगर हम नॉर्मल हैक्स बोल्ट यूज करें और बार बार खोलें तो कास्टिंग के इंटरनल थ्रेड घिस सकते हैं या फिर खराब हो सकते हैं, पूरे पार्ट में दोबारा थ्रेड करने पड़ेंगे या फिर पार्ट चेंज करना पड़ेगा। स्टड के केस में स्टड कास्टिंग में परमानेंटली लगा रहता है, सिर्फ नट खुलता है। अगर थ्रेड खराब हुआ तो सस्ता स्टड है, बदल दो, दोबारा दूसरा स्टड लगा दो, उसमें क्या है, पूरी कास्टिंग बदलने की जरूरत नहीं है ना। 50-50 रुपए के स्टड मिलते हैं। साथ ही स्टड को दोनों तरफ से टाइट किया जा सकता है जो बैटर
टेंशन कंट्रोल देता है और फ्लैंजेस को बराबर टाइट करने में मदद करता है। इवन सीएनसी मशीन्स में भी क्लैंपिंग के लिए काफी तरह के स्टडी यूज होते हैं। ज्यादातर ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स और इंजन मैनिफोल्ड में एंड सीएनसी पे वर्कपीस क्लैंपिंग के लिए भी स्टड बोल्ट यूज होते हैं, जैसे मैंने बताया। लेकिन जहां एक्सेस सिर्फ एक साइड से ही हो वहां पे स्टड लगाना मुश्किल हो सकता है अगर लॉकिंग मैकेनिज्म ना हो। ब्लाइंड होल है, थ्रू नहीं है, तो वहां पे स्टड लगाना लगभग ना के बराबर ही है, उसमें टैप होल होना ही चाहिए। फिर लास्ट में नंबर 10 पे आता है काउंटर संक बोल्ट। छोटे छोटे मिनी प्यारे से दिखने वाले, ये देखे होंगे सबने डेफिनेटली। काउंटर संक बोल्ट का हेड कॉनिकल होता है, फ्लैट टॉप के साथ। ये डिजाइन किया गया है मटेरियल के अंदर डूब जाने के लिए। ये डूब जाना शब्द कैसे आया मेरे दिमाग में? इसके लिए होल को काउंटर सिंक करना पड़ता है, यानी होल के मुंह को बड़ा करके कोनिकल बनाना पड़ता है। जब बोल्ट टाइट होता है तो उसका टॉप सरफेस पार्ट की सरफेस के साथ बिल्कुल लेवल हो जाता है। ये ना सिर्फ दिखने में अच्छा लगता है बल्कि मूविंग पार्ट में इंटरफेरेंस भी नहीं रोकता। जहां पे बोल्ट लगाया है उसके ऊपर कुछ भी स्लाइड कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अंदर चला गया, फ्लैट बन गया वो बिल्कुल। तो ये एरोस्पेस में हवा के फ्रिक्शन को कम करने के लिए प्लेन की बॉडी पर डोर हिंजेस, मशीन गाइड रेल्स और वीएमसी केबल के वेयर प्लेट्स में लगे हुए मिलेंगे आपको। जहां भी एक पार्ट को दूसरे के ऊपर स्लाइड करना है ना, वहां पे काउंटर संक बोल्ट ही यूज होते हैं ताकि हेड रास्ते में ना आए। लेकिन काउंटर संक बोल्ट की लोड कैपेसिटी उनके हेड शेप की वजह से थोड़ी सी कम होती है। इन्हें हैवी इंडस्ट्रियल टेंशन जॉइंट में अवॉइड करना चाहिए। तो ये थे ब्रदर्स द टॉप 10 मोस्टली टाइप ऑफ बोल्ट जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको इन सब बोल्ट्स के बारे में कुछ आइडिया लग गया होगा। इनके अलावा भी इंडस्ट्री में और कई तरह के बोल्ट होते हैं, बहुत तरह के, जो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली जानेंगे। देखिए बोल्ट में पूरा घुसने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको एटलीस्ट इन बोल्टों के नाम और ये दिखते कैसे हो पता होना चाहिए। अगर इंडस्ट्री में आप कहीं पे ये बोल्ट देखें तो एटलीस्ट आप बता सको कि यार ये वाला बोल्ट है, इसका मैकेनिज्म चाहे मुझे अच्छे से याद नहीं है, वो तो आप देख के पता कर लोगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी वेबसाइट पे जाकर मेरा सीएनसी का कोर्स चेकआउट जरूर करें एंड और जानकारी के लिए हमारी एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड करें। वहां पे मैं फ्री क्लासेस भी देता हूं, आप मेरा पेड कोर्स भी ले सकते हो। तो एटलीस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करो अगर आप एंड्रॉइड यूजर्स हो। एप्पल वालों को अभी वेबसाइट में जाना पड़ेगा। दोनों के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में किसी और मैक की टैक की कांसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर and happy bolting.